हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन नीति आयोग या प्लास्टिक अपशिष्ट न्यूनीकरण नीति आयोग। ठीक है, तो ये अभिषेक श्रीवास्तव सर, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र एंड एकेडमी हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग एंड स्ट्रेटजी के मास्टर। ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है और ये व्हाट्सएप नंबर है और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग कनेक्ट हों और इसका बेनिफिट लें। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। सो वाई इन डिस्कशन। सो रिसेंटली नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर प्लास्टिक एंड देयर एप्लीकेशंस टू इनकरेज द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक्स। मतलब हाल ही में नीति आयोग ने प्लास्टिक के विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए एक वैकल्पिक उत्पाद और एक प्रौद्योगिकी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। और इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक या एकल उपयोग प्लास्टिक पर भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया। और इस प्रतिबंध का उल्लंघन या वायलेशन करने पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जो धारा है वो उसके 15 के तहत यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो रिपोर्ट आई, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं या इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि जो ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया कि 1950 से लेकर 2015 के बीच में पॉलीमर के बाद सिंथेटिक पॉलीमर, फिर एडिटिव्स, इनका जो प्रोडक्शन है वो 8,300 मिलियन टन था, जिसमें से 55% को लैंडफिल में डाल दिया गया। फिर इसके बाद 8% को बर्न या जला दिया गया और केवल 6% का रिसाइकिल किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1950 से 2015 के बीच में जितना भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ उसमें केवल 6% प्लास्टिक को ही रिसाइकिल किया गया। और यदि हम इसी तरीके से आगे अपना प्रोसेस करते रहे तो 2050 तक ये 12,000 मीट्रिक टन जो है वो इसका उत्पादन करेगा। ठीक है, अब इसमें भारत का मामला या भारत की जो स्थिति है उसको हम समझें तो भारत ने हर साल 47 मिलियन टन पर ईयर प्लास्टिक कचरा, है ना, या प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन किया। और इसमें प्रति व्यक्ति कचरा हम देखें तो लास्ट 5 इयर्स में ये जो एवरेज था वो 700 ग्राम से बढ़कर 2500 ग्राम तक हो गया। अब इस मामले में गोवा, दिल्ली एंड केरल इसमें हाईएस्ट रहा या सबसे ज़्यादा रहा, जबकि नागालैंड के बाद सिक्किम एंड त्रिपुरा यहाँ पर लोएस्ट रहा, मतलब सबसे कम यहाँ पर रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तो स्थिति ये आई, दूसरी स्थिति आई कि जो चैलेंजेस हैं या चुनौतियाँ हैं वो क्या हैं। तो यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें, वर्ल्ड लेवल पर 97 से 99% जो प्लास्टिक है वो जीवाश्म ईंधन फीड स्टॉक से प्राप्त किया जा रहा है, जबकि केवल 1 से 3% जो है ये बायो बेस्ड प्लास्टिक है।
बायो बेस्ड प्लास्टिक जो है वो केवल 1 से 3% के आसपास है। तो इस प्लास्टिक कचरे के बहुत छोटे से हिस्से का ही रिसाइकिल किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस कचरे का अधिकांश हिस्सा विभिन्न प्रदूषणकारी मार्गों के माध्यम से एनवायरनमेंट या पर्यावरण में जाकर निष्कासित हो जाता है। ठीक है, भारत अपने प्लास्टिक कचरे का केवल 60% कलेक्शन करता है या एकत्र करता है, और 40% जो है वो अनकलेक्टेड या बिना एकत्र किए रह जाता है। और ये जो 40% है ये सीधा का सीधा एनवायरनमेंट या पर्यावरण में प्रवेश करता है। प्लास्टिक का लगभग हर टुकड़ा जो है वो जीवाश्म ईंधन के रूप में शुरू होता है, और ग्रीन हाउस गैस प्लास्टिक जीवन चक्र के हर चरण में उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चरण हैं उनको देखें तो पहला चरण आता है जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और परिवहन। दूसरा यहाँ पर आता है प्लास्टिक शोधन और निर्माण। तीसरा यहाँ पर आता है प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन या मैनेजमेंट। और चौथी चीज आती है महासागर, जलमार्ग और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र, जो विभिन्न पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल सिस्टम है उन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये इससे हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि भारत में क्या स्थिति है। तो अब इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स या पहल की गई हैं, तो अब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो कचरे के प्रबंधन या मैनेजमेंट के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प जो है वो वेस्ट रिडक्शन या अपशिष्ट न्यूनीकरण है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने की समय सीमा में छूट देते हुए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR इसको हम कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ साथ उचित लेबलिंग और खाद्य और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के संग्रह के माध्यम से अपशिष्ट न्यूनीकरण अभियान को ये मजबूत करेगा। दूसरी बात ये कि जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब जो उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं उनका विकास करना। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो एडिटिव प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल पॉलीओल्फेन में बदला जा सकता है, और पॉलीएल्फेन के कुछ उदाहरण हैं जैसे पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीएथिलीन। ठीक है, दूसरी चीज आती है यूज ऑफ बायोप्लास्टिक। अब यहां पर ये प्लास्टिक के किफ़ायती विकल्प के रूप में या सस्ते विकल्प के रूप में आ रहा है। दूसरी बात ये कि अनुसंधान और विकास और विनिर्माण क्षेत्र को ये प्रोत्साहित करता है। तीसरी बात आती है यहाँ पर जवाबदेही तय करना और ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए अपशिष्ट उत्पादन संग्रह, पुनर्चक्रण या वैज्ञानिक निपटान का खुलासा करने में पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद इसमें अब जैसे एक शब्द आया यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग, तो ये ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है कि जो भ्रामक जानकारी है या जो गलत जानकारी है उसको देने की ये एक प्रक्रिया है ना। तो हम ये कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है ताकि ये शो किया जा सके कि किसी भी कंपनी के जो उत्पाद हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव्स ऑफ प्लास्टिक।
प्लास्टिक के विकल्प क्या क्या हैं। तो पहला विकल्प आता है ग्लास या कांच। तो खाद्य और तरल पदार्थों की पैकेजिंग एवं उपयोग के लिए कांच हमेशा से सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा विकल्प रहा है। कांच को कई बार मैनी टाइम्स रिसाइकल फैसिलिटी है ना, और इसलिए इसे लैंडफिल में समाप्त नहीं किया जाता, और इसके स्थायित्व एवं पुनर्चक्रण क्षमता को देखते हुए ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव या लागत प्रभावी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है खोई। खोई क्या होती है? खोई जो है वो गन्ने या चुकंदर के रस निकालने के बाद जो भी उसका शेष होता है, जिसको हम गूदा कहते हैं, वो उससे बनाई जाती है, और इसका उपयोग बायोफ्यूल जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। कंपोस्टेबल इको फ्रेंडली खोई प्लास्टिक की आवश्यकता को डिस्पोजेबल प्लेट कप या बॉक्स के रूप में समाप्त कर सकती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है कि बायोप्लास्टिक्स क्या है। तो बायोप्लास्टिक बेसिकली प्लांट बेस्ड प्लास्टिक है, और इसको जीवाश्म ईंधन आधारित प्लास्टिक के हरे विकल्प के रूप में जाना जाता है, खासतौर से तब जब खाद्य पैकेजिंग की बात आती है। लेकिन बायोप्लास्टिक का एक अपना पर्यावरण पदचिह्न होता है। इसके लिए फसल उगाना, साथ ही साथ भूमि और पानी की उपयोग भी इसमें शामिल है। ठीक है। बायोप्लास्टिक को पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में उतना ही हानिकारक और कुछ मामलों में ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। अगली चीज आती है नेचुरल क्लॉथ या प्राकृतिक वस्त्र। तो हर बार धोने के साथ लाखों छोटे प्लास्टिक फाइबर बह जाते हैं, जिससे पॉलिएस्टर और नायलॉन कपड़ों को बदलने की बात आती है। तो यहाँ पर कॉटन या कपास, ऊल या ऊन, लिनेन एंड हेम को हम लोग हिंदी में सन कहते हैं। तो ये पारंपरिक विकल्प के रूप में है, लेकिन कपास का उत्पादन भी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। तो अब इसमें अगली बात आती है रीफिल, रीयूज एंड अनपैक्ड परचेज। ठीक है। तो कम से कम हानिकारक पैकेजिंग वो है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो फल और सब्जी आदि के लिए पुनः उपयोग करने वाले जो कपड़े के बैग हैं वो आ सकते हैं। इसके साथ साथ मांस, मछली, पनीर आदि के लिए पुनः उपयोग किए जाने वाले कंटेनर और बक्से हैं। इसके बाद तेल और सिरका, सफाई के लिए तरल पदार्थ आदि के लिए फिर से भरने योग्य बोतलें और जार हैं। फिर इसके बाद फॉयल एंड बीज वैक्स है ना। तो फॉयल और क्लिंग फिल्म के बजाय मोम को लपेटना इससे सही रहता है। तो अब इससे संबंधित कुछ पहल हैं या रिलेटेड इनिशिएटिव्स को हम देखें तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन रूल 2016। अगला यहाँ पर आता है प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन अमेंडमेंट रूल 2021। इसके बाद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फिर इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण समितियां, भारत प्लास्टिक समझौता, और इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो आज का ये टॉपिक अपना समाप्त हुआ, और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रीलिम्स लेवल पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम लोग मेंस में देखें तो मेंस के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की ज़रूरत और प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन अमेंडमेंट
रूल 2022। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का भी ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड मैं चाहूँगा कि इसको आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।